हेलो मित्रों, आपका स्वागत है डीपीएस एकेडमी में। तो मित्रों, आज हम फिर से वही अपनी क्लास साइंस की जो है शुरुआत से क्वेश्चन जो है एक एक करके हम लोग हल करेंगे और बहुत ही जल्दी आपको चैप्टर वाइज क्लासें देखने को मिलेंगी, जिसमें बहुत सारे हमारे गुरुजी लोग, बहुत सारे लोग आएंगे और आपको हर विषय जो है यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। इसलिए आप यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कल से ही हम चैप्टर वाइज क्लास 10th की साइंस जो है उसको प्रारंभ करेंगे, ताकि एग्जाम के समय तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएं और आप लोग एक बेहतर अच्छा स्कोर कर पाएं। इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न है, एक लेंस जिसकी पावर 2 डायोप्टर है कि फोकस दूरी होगी। मित्रों, पूछा गया इसमें कि डायोप्टर में दिया गया इसकी क्षमता और पूछा गया फोकस दूरी बताइए कितनी होगी। तो फोकस दूरी, इसकी जो फार्मूला होता है, लेंस की क्षमता P बराबर मित्रों होता है 1/f। क्या होता है? 1/f। यहाँ पर हमसे पूछा गया फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जब यहाँ से निकालेंगे तो 1/ कितना हो जाएगा मित्रों? P होगा। अब हम P का क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। P कितना है? 2 डायोप्टर। डायोप्टर मित्रों जो होता है मीटर में होता है, इसको जब हम भाग करेंगे तब ये आएगा कितना? 0.5 मीटर। और इसको जब हम किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में, तब ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों? 50 सेंटीमीटर इसका जो होगा वह सही उत्तर होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा डी दिया है 50 सेंटीमीटर, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना होगा मित्रों? 50 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसमें क्षमता दी गई कितनी? 2 डायोप्टर। जैसे ही आप डायोप्टर का नाम सुने समझ जाना तुरंत क्या है, क्षमता दी गई है। और क्षमता को हम P से लिखते हैं। P का मान दिया है 2 और फार्मूला होता है P बराबर 1/f। F बराबर क्या होगा? 1/p। P का मान 2 रखोगे और 2 को जब हम 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर आएगा। और सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? जब 100 से गुणा कराएंगे तो 50 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। चैम्बर का मतलब मित्रों कोष्ठक या कक्षक इससे हम कहते हैं। जैसे मनुष्य होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद 2 निले। उसी प्रकार इसमें मछली में पूछा गया है मछली के हृदय यानी कि मछली के दिल में कितने चैम्बर होते हैं। तो मछली के दिल में जो होते हैं 2 चैम्बर होते हैं। कितने होंगे मित्रों? 2 चैम्बर होते हैं। और जितने भी सरीसृप होते हैं उनके कितने होते हैं? 3। जैसे तुम्हारा छिपकली हुआ या जितने भी रेंगने वाले जंतु होते हैं, अधिकतर समय क्या होता है? 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन मगरमच्छ वगैरह इनको छोड़कर सब में कितने होंगे? 3, जो रेंगने वाले रेप्टाइल्स होते हैं। अब मनुष्य के कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। मछली में यहाँ पर कितने होंगे? सही आंसर 2 होगा। 3 पूछा है किसमें होते हैं? तो सरीसृप में होते हैं। किसमें होंगे दोस्तों? सरीसृप जो होगा उसमें कितने होते हैं? सरीसृप में कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। मछली में होंगे 2 और 4 किसमें होते हैं? ये मनुष्य में होते हैं। मनुष्य में कितने होंगे? 4 होते हैं। पक्षी वर्ग में कितने होते हैं? पक्षी वर्ग में भी कितने होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों। तो 4 पक्षी वर्ग और मनुष्य में कितने? 4 होंगे। मछली में कितने होते हैं? 2 होते हैं। सरीसृप में कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है कि यदि 2 बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम का आवेश ले जाने के लिए कार्य की मात्रा 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। पूछा गया मित्रों कि इसमें जूल का दिया गया है, कार्य की मात्रा 72 जूल है, आवेश दिया गया तुम्हारा 3 कूलाम, यानी कि जो दिया है उसको हम पहले नोट करेंगे। क्या दिया है मित्रों? तो आवेश क्यों बराबर दिया है कितना? 3 कूलाम। कितना दिया गया है? 3 कूलाम। इसके बाद में फिर दिया है कार्य, यानी कि W बराबर दिया गया है 72 जूल, 72 जूल, यानी कि कार्य दिया है 72 जूल और आवेश कितना दिया गया? 3 कूलाम। हमसे पूछा गया है कि इन बिंदुओं के बीच विभवांतर बताइए। V का मान पूछा गया है दोस्तों, V का मान। अब V बराबर क्या होता है दोस्तों? तो V बराबर होता है W/Q। क्या होता है मित्रों? W/Q। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें मान रखेंगे। तो यहाँ पर W बराबर कितना है? W बराबर है हमारा 72 और Q बराबर कितना है? 3। अब 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ पर बचा 3 दूना 6 मित्रों। कितना? 3 दूना 6 और यहाँ पर फिर कितना बचा?
फिर बचा हमारा 2, 3 चक्को 12 यानी कि 24 यहाँ 72। इसका जो सही आंसर आएगा वह 24 वोल्ट होगा। कितना मित्रों होगा? 24 वोल्ट। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्रुप डी 2022 में आया हुआ प्रश्न मित्रों, तो इसको इस तरीके से लगाते हैं, यहाँ से एक ना एक न्यूमेरिकल बनना जरूरी है। रेलवे पूछता आ रहा है तो फिर से पूछेगा, इसलिए आप पहले से ही इसके लिए तैयार रहिए। फिर कहा गया फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि, कह रहा है कि फास्फोरस जो होता है उसे पानी में रखा जाता है, ऐसा क्यों होता है? पहला ऑप्शन है खराब होने से बचे, आग पकड़ने से बचे, स्थायित्व सुनिश्चित हो, बच्चों के पहुंच से दूर रहे। मित्रों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर होगा वह है आग पकड़ने से बचे, क्योंकि फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस वायु में स्वतः जलता है, स्वतः वायु में स्वतः जलता है। वायु में स्वतः जलता है। सूत्र इसका मित्रों पी होता है। फास्फोरस 2 प्रकार का होता है, लाल फास्फोरस और पीला फास्फोरस। P4 जो होता है मित्रों क्या होता है? लाल या सफेद या पीला फास्फोरस। क्या होता है मित्रों? यह सफेद या पीला फास्फोरस होता है। सफेद या पीला फास्फोरस किसे कहते हैं? P4 को कहते हैं। फास्फोरस जो होता है कहाँ पाया जाता है? यह जो होता है हड्डियों में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है। कहाँ होता है मित्रों? तो यह जो होता है हमारी हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट भी पाया जाता है। अब फास्फोरस जो होता है यह क्या होता है? नमी या हवा में स्वतः जलता है। क्या मित्रों? स्वतः जलता है या कैसा है? ज्वलनशील है। कैसा है मित्रों? यह ज्वलनशील होता है। इसका सही आंसर जो होगा आग पकड़ने से बचे। इसके लिए इसको हम क्या करते हैं? पानी में डुबो कर रखते हैं, पानी में इसको फास्फोरस को रखा जाता है। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है एलपी टेक्नीशियन जो है 2018 में पूछा गया सवाल। कहा गया है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? यौन अंग मित्रों कौन से अंग होते हैं? वे अंग जो एक नई संतान को जन्म देने के लिए उपयोगी होते हैं, उन अंगों को यौन अंग कहा जाता है। यानी कि अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करना जनन की प्रक्रिया कहलाती है। और उन जनन में जो जो अंग भाग लेते हैं, जो जो पार्ट हमारे भाग लेते हैं, उनको यौन अंग कहा जाता है। जैसे इसमें दिया गया है, कौन सा होगा? प्रोस्टेट होगा, वृषण होगा, वीर्य पुटिका होगी या वास डिफरेंस होगा। तो इसमें मित्रों जो होता है यौन अंग हमारा कौन सा होगा? वृषण होता है। इनकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है। इनको शरीर से बाहर, ये कहाँ होते हैं? ये शरीर से बाहर थैली नुमा संरचना अंडाकार होती है, उसमें ये देखो आपको दिख रहे होंगे। यह वृषण कितनी होती हैं? 1 जोड़ी या 2 होते हैं, जिसमें क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। बाहर शरीर के क्यों होते हैं? क्योंकि यदि इनमें क्या होता है दोस्तों? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यदि इनका टेम्परेचर ठंडा नहीं रहा, शुक्राणु समाप्त होने का डर रहता है, इसलिए क्या होते हैं? बाहर होते हैं, ताकि शुक्राणु इसमें जीवित रहें। क्योंकि शुक्राणुओं को ज्यादा जो है गर्म नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर इसका कम होना चाहिए, इसीलिए वृषण हमारे शरीर के बाहर होते हैं। कितने होते हैं? 2 जोड़ी होते हैं। इसमें से हार्मोन्स कौन सा निकलता है? तो हार्मोन्स इसमें टेस्टोस्टेरोन, इसमें से कौन से किसका मित्रों स्राव होता है? तो इसमें से शुक्राणु बनते हैं। क्या बनेंगे? इसमें शुक्राणु जो होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? तो मांस में जो शुक्राणु होते हैं पुरुषों में, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा? शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। और ये मित्रों नलिका जो दिख रही है आपको, ये वाली, इसको शुक्रवाहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्रवाहक। यानी कि जब शुक्राणु इसमें बनेगा टेस्टिस में, टेस्टिस दोस्तों वृषण को कहते हैं। जब इसमें क्या बनेगा? शुक्राणु बनेगा। तो शुक्राणु बनने के बाद ये नलिका आपको दिख रही होगी मित्रों। कौन सी? ये वाली जो नलिका गई हुई है, इसमें ये कौन सी है? इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं शुक्रवाहक। शुक्र माने शुक्राणु, वाहक का मतलब वाहन। तो शुक्राणुओं को यहाँ से कौन ले जाता है? यहाँ से शुक्रवाहिका जो होती है, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको वैश्यक कहते हैं। वैश्य। इसी को जब पुरुष नसबंदी होती है तो उसमें से क्या होता है? इस नलिका को काट दिया जाता है, तब शुक्राणु हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, यानी कि यहीं पर रहते हैं। और यह हमारा जो होता है
यहाँ पर क्या होता है, काट दिया जाता है, फिर शुक्राणु यहाँ पर जाता है, फिर पेनिस जो होता है मूत्रमार्ग और शुक्रवाणु को ले जाने के लिए पुरुषों में एक ही नलिका होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्रमार्ग होती है। इसी से जो होता है शुक्राणु आते हैं और इसी से क्या होता है, मूत्र हमारा स्राव होता है। तो दोनों जो होते हैं एक ही द्वार से, एक ही छिद्र से निकलते हैं, लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा, वृषण जो होते हैं, वृषण जिनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यह 2 जोड़ी होते हैं, शरीर के बाहर स्थित होते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर यदि ज्यादा होगा तो शुक्राणु जीवित नहीं रहेंगे। तो मित्रों इसका जो उत्तर हमारा होगा कौन सा, वृषण। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। दोस्तों पूछा गया है जब बंदूक को दागा जाता है, क्या दोस्तों, जब बंदूक की गोली दागी जाती है तब वह आगे की ओर जाती है, लेकिन बंदूक हमारी पीछे की ओर बढ़ती है। तो जो पीछे की ओर बढ़ती है तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, उन 3 नियमों में से यह कौन सा नियम है। तो मित्रों इसमें इनका पहला नियम जो था, जिसे हम प्रथम नियम को क्या कहते हैं, प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहेंगे, जड़त्व का नियम कहते हैं इसे, जड़त्व का नियम। अब ये प्रथम नियम इनका था क्या, तो प्रथम नियम इनका ये था कि जब हम किसी वस्तु को जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और यदि कोई वस्तु गतिशील है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो तब तक गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। इसको जड़त्व का प्रथम नियम कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु ऐसे है ये लुढ़कती हुई जा रही है तो तब तक लुढ़कती रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, और यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह तब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल मतलब बाहरी बल नहीं लगेगा, तो वह तब तक रुकी रहेगी। तो इस जो घटना ये होती है इसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। इसको हम न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, जैसे हम चलती हुई बस में जा रहे हैं, अचानक बस के रुकने पर हमारा सिर जो होता है आगे वाली सीट में टक्कर खा जाता है, तो ये कौन सा नियम होता है, तो जड़त्व का नियम होता है। हथौड़ी को कसने के लिए उसके बेंट को जमीन पर पटका जाना है, पूछा जाता है कौन सा नियम है, तो ये जड़त्व का प्रथम नियम होता है। पूछा जाता है कि हम बैठे हुए बस में अचानक जब बस चलती है तब हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो जड़त्व के प्रथम नियम के कारण, यानी कि न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है इसके कारण क्या होता है, बस में अचानक चलने पर हम पीछे की ओर झुकते हैं, और बस जब अचानक रुकती है तो आगे की ओर हमारा सर टकरा जाता है। तो कौन सा नियम होता है, जड़त्व का नियम। दूसरा नियम जो होता है इसको संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम। और तृतीय नियम जो होता है इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। जैसे रॉकेट का छोड़ा जाना, जैसे नाव नदी में नाव के ऊपर से बाहर की ओर कूदना, जब हम नाव से बाहर की ओर कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर हटती है, यदि हम बंदूक को दागते हैं तो बंदूक पीछे की ओर आती है। तो ये कौन से नियम है, न्यूटन का जो होता है तृतीय नियम होता है मित्रों। तो इसका जो सही आंसर होगा वह न्यूटन का तृतीय नियम होगा। कहा गया था जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के किस नियम के कारण होता है, यानी कि जब बंदूक को हम दागेंगे तो बंदूक पीछे को झटका मारती है, तो किस नियम के कारण, तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है। यानी कि पहले हमने क्या किया, क्रिया, फिर तुरंत ही उसके जवाब में क्या मिलता है, प्रतिक्रिया। जो उल्टा हो क्या होती है, प्रतिक्रिया। यानी कि जो क्रिया हम कर रहे हैं उसके विपरीत जो होता है उसे प्रतिक्रिया कहते हैं। हमने बंदूक आगे को दागा लेकिन बंदूक पीछे की ओर आ रही, झटका मार रही, तो कौन सा नियम होता है, यह होता है तुम्हारा गति का तृतीय नियम। इसके बाद में अगला प्रश्न है मित्रों कि क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन उदाहरण हैं, किसके हैं, निष्क्रिय गैसों के हैं, कीटोन के हैं, हाइड्रोजन के हैं या एल्केन के हैं। तो मित्रों ये 17वें ग्रुप के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे हमारा ये क्या है, पी ब्लॉक है मित्रों। तो मित्रों ये हम इसमें क्या बनाते हैं, पी ब्लॉक बनाते हैं। पहले पी ब्लॉक जो होता है उसमें कितने समूह होते हैं, 6 समूह होते हैं। अब 6 समूहों में यहाँ पर 17वां ग्रुप जो होता है ये वाला 18वां है। 18वें ग्रुप में जो होती हैं सभी निष्क्रिय गैसें होती हैं, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। ये मित्रों जो होती हैं इसमें क्या होती हैं
ये निष्क्रिय गैसें होती हैं कौन से समूह में? 18वें समूह में। और इसमें जो होता है, इसमें कौन से होते हैं? इसमें हमारा होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। ये मित्रों जो होते हैं इनको हम हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर था क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन। तो ये कहाँ पर हैं दोस्तों? तो ये हमारे देखो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन। ये कौन से समूह में होते हैं? तो इनको हम हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। इसके इधर होते हैं तुम्हारा फ्लोरीन के इस पहले होता है तुम्हारा ऑक्सीजन। ये वाला कौन सा ग्रुप होता है? 16वां। इनको हम कैल्कोजन कहते हैं। ये वाला हाइड्रोजन ग्रुप और ये वाला कैल्कोजन ग्रुप। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। यहाँ पर इसको फिर कल बाहर आई अंटी, इसको मित्रों याद कर सकते हो। हीना, नीना और करीना। यहाँ पर होता है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये मित्रों होता है तुम्हारा बैंगन, आलू, गाजर एन थैला। ऐसे भी याद कर सकते हो। बहुत सारी ट्रिक हैं, किसी दिन चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। इसके बाद में इसका हमारा सही आंसर जो होगा कौन सा होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन ये तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद में फिर है शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? यानी कि शरीर के किस अंग में खून का शुद्धिकरण होता है? तो मित्रों जो ये हमारा वृक्क होता है, किडनी। किडनी क्या करता है? गुर्दा इनको हम कहते हैं। ये क्या करता है? खून का शुद्धिकरण करता है। इसमें जब खून जाता है तो बोमेन संपुट में लगा होता है किसका गुच्छ, उस किसका गुच्छ के द्वारा इसका वहां पर खून जो होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है। और खून का शुद्धिकरण कहाँ पर होगा? तो किडनी में होता है। तो मित्रों ये आपको दिख रहा होगा खून। खून जो होता है कहाँ बनता है? तो हमारे शरीर की करीब 150 से 60 हड्डियां जो मोटी मोटी होती हैं, उन मोटी मोटी हड्डियों के बीच जो खोखला स्थान होता है जिसे हम अस्थिमज्जा या बोन मैरो कहते हैं, उसके अंदर क्या बनता है? रक्त बनता है। पूछा जाए हमारे शरीर के अंदर रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त हमारे पूरे शरीर में नहीं बनता। जितनी मोटी मोटी हड्डियां होती हैं उन मोटी मोटी हड्डियों के अंदर जो खोखला भाग होता है आपको दिख रहा होगा, ये वाला देखो पाइप जैसा, इसके अंदर से आरबीसी है तुम्हारा, ये वाली डब्ल्यूबीसी है सफेद कलर की। तो ये कहाँ इनका निर्माण होता है? तो खून जो बनता है हमारे शरीर के अंदर वह 150 से 160 लगभग मोटी मोटी जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर खोखला स्थान होता है जिसे हम अस्थिमज्जा कहते हैं। उस अस्थिमज्जा के अंदर रक्त का निर्माण होता है। पूछा जाए कहाँ रक्त बनेगा? तो अस्थिमज्जा में बनता है। कई बार आया है सवाल, ये भी देखो एनटीपीसी 2016 में आया हुआ प्रश्न है, खून का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये हमारा किडनी या गुर्दा में होता है। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट का है। कितना है मित्रों? 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्यम में उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है। बल्ब कितने पावर का है? इसमें मित्रों पावर यानी कि हमसे क्षमता पूछा गया है। दिया क्या है इसमें? तो दिया है V बराबर 220 वोल्ट और धारा दी गई है I बराबर 0.50 एम्पियर। इतना दिया गया है। कहा गया है कि इसमें बल्ब कितने पावर का है, यानी कि हमसे P पूछा गया क्षमता। अब P बराबर मित्रों क्या होता है? P बराबर फार्मूला होता है VI। P बराबर VI, कुछ नहीं करना, मान रख के बस मल्टीप्लाई करना है। P बराबर 220 गुणे धारा का मान कितना है? 0.50। अब इसकी हम क्या कराएंगे? गुणा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 1 11 और ये 2 0, साथ में 2 संख्या बाद पॉइंट, यानी कि P बराबर कितना आ जाएगा? 110 वाट। कितना मित्रों? 110 वाट जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा 110। अब इसमें यदि आप समय बचाना चाहते हैं तो लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्षमता पूछा गया है और क्षमता का मात्रा क्या होता है? वाट। वाट ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, यानी कि हमारा सही आंसर कौन बचेगा? 110 वाट। तो ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, केवल मात्रा यदि पता है आपको। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होगी? तो पहले हम बताते हैं निर्वात जो होता है इसमें सबसे ज्यादा होती है। निर्वात में कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद में मित्रों जल जो होता है, जल में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद में जो हमारा होता है तारपीन का तेल, इसमें होती है 2.04 × 10⁸ कितनी दोस्तों?
2.04 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद में जो हमारा कांच होता है, कांच में होती है 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद में फिर आता है तुम्हारा नायलॉन में होती है, नायलॉन में 1.96 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो मित्रों ये विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की अलग अलग चाल है। प्रकाश की चाल हर माध्यम में बदल जाती है। जैसे हवा या निर्वात कहा जाए, वायु या निर्वात कहा जाए तो उसमें कितनी होती है, उसमें 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। मित्रों बहुत बार पूछिएगा, इसको याद रखना, नीचे वाली भले ही ना याद हो। जल जो होता है इसमें कितनी होती है, 2.25 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तारपीन का तेल होता है इसमें 2.04 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कांच जो होता है इसमें 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। नायलॉन जो होता है इसमें 1.96 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न बचा है, शायद एक ही है, हो गए। तो मित्रों आज के क्वेश्चन बस इतने ही थे। कल से हम चैप्टर वाइज क्लास 10th का जो है साइंस उसको प्रारंभ करेंगे। आशा करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी का सभी को जय हिंद, जय भारत।